नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं धनराज कुमार आपके अपने परिवार स्काई टीचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज चलते हैं हम ईवीएस पेडागाजी, और जिसमें कॉन्सेप्ट थियरी, उसके बाद आपके पीवाईक्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी सीटेट दिसंबर 2024 की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहेंगे, और हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। हम पहले आपका ईवीएस के बारे में पढ़ते हैं कि ईवीएस में जो सिलेबस है वो क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कि पर्यावरणीय अध्ययन का सम, प्रत्यय एवं क्षेत्र पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर दूसरा है कि पर्यावरणीय अवधारणा का महत्व एवं विकास, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी पर्यावरणीय अध्ययन का क्या क्या महत्व है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हम किस लिए पर्यावरण अध्ययन करते हैं, उसकी महत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे अधिगम सिद्धांत पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप पढ़ेंगे, फिर आप प्रयोग पढ़ेंगे, फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ेंगे एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टीचिंग लर्निंग मटेरियल पढ़ेंगे। उसके बाद समस्याएं एवं समाधान। क्या पढ़ेंगे? समस्याएं एवं समाधान की समस्याएं आती है तो उसका समाधान कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला ही टॉपिक है कि भारत के दृष्टिकोण से क्या है, भारत के दृष्टिकोण से ये क्या बोल रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी हमारा जो ये संपूर्ण भारत है सभी को भाईचारे से एक के जैसा, वसुधैव कुटुंबकम यानी सभी को भाईचारे से, सभी को एक दृष्टि से देख करके उसकी दृष्टिकोण में हमें देखना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, पृथ्वी का हर प्राणी परिवार का हिस्सा है। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं वो सभी एक परिवार की तरफ रहते हैं, या तो कोई पशु पक्षी हो गए, जानवर हो गए, ह्यूमन हो गए, मनुष्य हो गए, जितने भी हैं सभी क्या है, सभी एक परिवार की तरफ होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं। और हर प्राणी वस्तु एक दूसरे पर आश्रित होता है, और सभी प्राणी एक दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे मान लो घास है, घास किस पे आधारित है, घास पे हिरन है, हिरन के बाद बाघ है, बाघ के बाद ऐसे अन्य तम है, सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ये सब हमारे पर्यावरण का क्या है, क्षेत्र है। हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पर्यावरण में जो आपके अगल बगल आस पास पड़ोस में जितने भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो चाहे जैविक हो, चाहे बायोटिक हो, चाहे अबायोटिक हो, सभी पर्यावरण का हिस्सा होती हैं, ठीक है। और हर धर्म में जो प्रकृति की पूजा होती है, सभी धर्म में, जो हिंदू धर्म में होते हैं वो लोग अपने प्रकृति की पूजा करते हैं, और जो अदर भी धर्म के होते हैं, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, सभी लोग अपने प्रकृति के प्रति उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और अथर्ववेद के पृथ्वी सूत्र यह हमारी माँ है कि अथर्ववेद में जो हमारे 4 वेद हैं, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। जो अथर्ववेद में है जो पृथ्वी है वो हमारी माँ की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी को किसकी संज्ञा दी गई है? माँ की संज्ञा दी गई है। और हर जीवित प्राणी उसका चालक है। किसका है? उसका चालक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। इन्वायरमेंट हो गया। क्या हो गया? इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है, परि प्लस आवरण। किससे? परि प्लस आवरण, 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे? परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। क्या होता है? ढका हुआ। जो हमारे चारों साइड ढका हुआ है उसी को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या होता है? चारों तरफ वातावरण, जो हमारे पर्यावरण में चारों तरफ हमारे ढका हुआ होता है, हमारे पास पड़ोस में होता है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और ये कौन सा शब्द है? फ्रेंच शब्द का है, और इनोवियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस होता है। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पास, पड़ोस या पड़ोस। इनोवियर शब्द से बना है, और वो भी कौन सा शब्द है? फ्रेंच शब्द का है। किसका है? फ्रेंच शब्द का है, और जिसका मतलब होता है पड़ोस, ठीक है। जो हमारे चारों साइड होते हैं, जो अगल बगल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब आ गया कि जो हम इसको कैसे, जो
ईवीएस होता है, ईवीएस में हम एकीकृत करके यानी इंटीग्रेटेड करके पढ़ाते हैं किसी भी टॉपिक को। ऐसा नहीं है जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये ईवीएस कैसा है तो आपको बताना है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत विषय है, इसमें सामाजिक शिक्षा भी होता है और विज्ञान भी होता है और ईवीएस भी होता है। जैसे आप कोई वाटर स्टोर करोगे तो उससे बर्तन बनाओगे और ये सब उसका रिसाइकल संरक्षण बनाओगे, संरक्षण के हिसाब से बनाओगे। कोई भी आप किसी भी वातावरण में किसी भी प्रकार के पौधे उगते हैं और पौधों का संरक्षण कैसे किया जाता है, ये सब आप उसको एक दूसरे से कैसे इंटीग्रेटेड करके, एक दूसरे को कोऑपरेट करके, एक दूसरे के साथ जोड़ करके पढ़ाते हैं। ठीक है, ईवीएस कैसा सब्जेक्ट है? एकीकृत सब्जेक्ट है। कैसा है? एकीकृत, सभी को एक करके एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड यानी जोड़ करके पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? ईवीएस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड यानी जोड़ करके पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कोई प्लांट हो गया, वो किस वातावरण में रहेगा, फिर उसके मेडिसिन इनेबल क्या होती हैं, पौधे का संरक्षण मेडिसिन बनती है, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी होता है। और पौधे का संरक्षण कैसे किया जाता है, पौधे का क्या करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे नहीं करते हैं, और किस प्रकार से वे उगते हैं, और क्या खाने योग्य होता है, क्या खाने योग्य नहीं होता है, उसका कुछ मेडिसिन भी बनती है। सभी ऐसा तो नहीं है कि सब पौधे खाए जाते हैं, कुछ पौधे खाने के योग्य भी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ये सब मेडिसिन यानी विज्ञान के बारे में बताया जाता है। और पर्यावरण आपको पता है, जो हमारे आसपास पड़ोस की सारी चीजें होती है उसी को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लो ये आ गया हमारा ईवीएस के थीम। आपको इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता लगेगा। कभी कभी थीम से पूछ लेता है, यदि थीम से नहीं थीम दिया रहेगा तो पूछ लेगा इसमें उप थीम क्या है, इसकी सब थीम से बोल जाता है। तो आपके 6 थीम है ईवीएस में। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्या है? पहला फैमिली एंड फ्रेंड्स है। आपको उसके बाद फूड है, फिर वाटर है, फिर शेल्टर मतलब निवास होता है वो है, ट्रेवल है, उसके बाद थिंग्स वी आर मेक डू मतलब हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, और जो सम थीम में आता है वो रिलेशन आता है, वर्क एंड प्ले आता है, एनिमल आता है और प्लांट आते हैं। इसमें आपको ये चारों याद करना है। और ये आपको कितने थीम होते हैं? 6 थीम होते हैं और 4 उप थीम होते हैं। ठीक है, आपके थीम में फैमिली और फ्रेंड्स, आपके जो पास पड़ोस में फैमिली वैमिली होते हैं वो सब क्या होते हैं। और आपका फूड्स मतलब खाना वाना में आपका टेस्टिंग कैसा स्वाद है, क्या है, ये है। वाटर आपको पता ही है, पानी। शेल्टर मतलब आवास होता है, क्या होता है? आवास, रहन। ट्रेवल आप मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हो। एक ऐसा तो है नहीं आप जीवन भर एक ही जगह रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं पर जाते रहते हो और आप सोचते हैं क्या और आप बनाते हैं क्या, क्या करते हैं इसके बारे में। ठीक है, आपको रिलेशन, संबंध, वर्क एंड प्ले, इसको सब, और एनिमल और प्लांट, इसके बारे में ये सब थीम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है कि अब हमारा आ गया ईवीएस जो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ईवीएस यानी पर्यावरण के घटक। ईवीएस यानी पर्यावरण के घटक। क्या हो गया? पर्यावरण के घटक। क्या हो गया? पर्यावरण के घटक। क्या हो रहा है? पर्यावरण के घटक। इसमें ये जो भौतिक फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं यानी नेचुरल, लेकिन ये नॉन लिविंग, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग। जैसे एक होता है बायोटिक और एक अबायोटिक। कौन? एक जैविक होता है, एक क्या होता है? जैविक होता है, और एक अजैविक होता है। क्या होता है? अजैविक होता है। क्या होता है? अजैविक होता है। एक क्या होता है? एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक। जैविक मतलब जिसमें जीव, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब होते हैं। अजैविक में सब आ जाते हैं, पानी, हवा, मिट्टी, चट्टाने, पर्वत, ये सब किस में आते हैं? अजैविक में आते हैं। किस में आते हैं भैया? ये सब अजैविक में आते हैं। किस में आते हैं? अजैविक में आते हैं। जैसे आपका हो गया पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, चट्टाने हो गए, ये सब किस में आ जाएंगे? अजैविक घटक में आएंगे। इसके पर्यावरण के 2 घटक पाए जाते हैं, एक बायोटिक और एक अबायोटिक, जिसे हिंदी में जैविक और अजैविक कहा जाता है। ठीक है, ये सब किसके? अजैविक घटक हैं। कौन सा है? अजैविक घटक हैं। कौन से हैं? अजैविक घटक हैं। आगे चलते हैं। एक है हमारा ये जैविक घटक, जिसे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स कहते हैं या बायोटिक कहते हैं। ठीक है,
इसमें पेड़ पौधे हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पेड़ पौधे हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, जीव जंतु सब हो जाएंगे। ये सब कैसे हैं, जैविक घटक हैं। कैसे हैं भैया, जैविक घटक हैं। कैसे हैं प्यारे साथियों, जैविक घटक हैं। और ऑप्शन है ये तीसरा है, ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य, सोशल एवं कल्चर्स एवं वैल्यूज, उसकी जो सोशल कल्चर हैं, सांस्कृतिक क्या होता है, जो सांस्कृतिक मतलब होता है जो रीति परंपरा जो हमारे चले जाती है उसकी वैल्यूज क्या हैं, या इसमें होते हैं मूल्य होते हैं, परंपराएं होती हैं, वेशभूषा होते हैं, ज्ञान, हमारे वैल्यूज, हमारे कुछ वैल्यू हैं कि नहीं है। अब परंपराएं जो पहले से चली आ रही हैं, जैसे कोई भी परंपरा आप फॉलो कर रहे हो, बोलते हो ना ये हमारी रीति है, हमारी परंपरा है, जो पहले संस्कृति क्या है, ये संस्कृति की परंपरा यानी संस्कृति, परंपरा यानी संस्कृति, क्या है, संस्कृत नहीं संस्कृति, जो हमारी पहले की कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं, परंपराएं कैसी चल रही हैं, हमारी वेशभूषा क्या है, हमारी पहनावा ओढ़ावा कैसा है, क्या है, पहनावा कैसा है, पहनावा कैसा है, क्या है, हमारा पहनावा कैसा है, आपको खान पीन पता ही है कि हमारा खान पीन रहन सहन कैसा होता है, ये सब किस में आ जाएंगे, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य में आते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया। ठीक है, खान पान, हम पहले क्या खाते थे, अब क्या खा रहे हैं, उसका कैसे खा रहे हैं, पहले कच्चा खाते थे, आजकल पका के खाते हैं, ये सब इसके बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया जो हम ईवीएस पढ़ते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। हम पढ़ते तो हैं लेकिन इसका कुछ उद्देश्य भी तो होना चाहिए कि हम आखिर पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, क्या है ऐसे ही मनमानी पढ़ते हैं या किसी कारणवश पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए। ईवीएस यानी पर्यावरण के, क्या होना चाहिए, पर्यावरण के। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिचय व मूल्यों की समझ, हमारी सामाजिक, हम समाज में कैसे रहते हैं, हमारी संस्कृति, हमारा सांस्कृतिक, हमारा जो पहले का जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसका परिचय, उसके मूल्यों की समझ, वहाँ पे कितना हम कैसे विकसित हुए, क्या हुए, इसके बारे में जो पढ़ा जाता है वो सामाजिक होता है। और समाज के अन्य लोगों के विचारों का सम्मान, और उसमें क्या होता है, उसका क्यों पढ़ते हैं, उसका उद्देश्य है कि जो समाज में और अन्य लोग हैं उसके विचारों की सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ अपनी अपनी बात सुने, अगला आदमी क्या कहना चाह रहा है, अगला वो कहता क्या है, उसके विचारों का सम्मान करो। ऐसा नहीं सिर्फ हम ही बात करते जाएं और अगले वाले आदमी का, इंसान का बात ही न सुने, उसके विचारों का समर्थन ही न करें, तो क्या होता है, ये सब उद्देश्य होता है कि हम जो अन्य लोग हैं हमारे समाज में और से लोग हैं उनके भी विचारों का सम्मान करें। नहीं अगला आदमी कह रहा है तो कुछ तो कह रहा होगा, तो उसके विचारों का सम्मान करो। और ये जो है तीसरा जो मूल्यों का विकास, इसमें नैतिकता आता है, मोरलिटी, जैसे कि आप इसमें नैतिकता है कि नहीं, आप में कितना संस्कार है कि नहीं, आपके अंदर सहनशीलता है कि नहीं है, सहनशीलता आपको मालूम है। और पर्यावरण के अन्य प्राणियों के प्रति सम्मान, और पर्यावरण में जितने अन्य प्राणी भी हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य, उनके प्रति और अन्य प्राणी भी होते हैं, उसको न मारना चाहिए, उनको एक दूसरे का सम्मान करोगे तभी आपको सम्मान मिलेगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान करना चाहिए। और आगे बोल रहा है कि एक जागरूक नागरिक बनना, पर्यावरण के साथ सही अंतःक्रिया करने समझ के, आपको एक जागरूक बनना है कि गलत के साथ गलत और सही के साथ सही, हम सही कर रहे हैं तो क्यों, अगर गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं। और इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके, कैसे इंटीग्रेटेड, अंतःक्रिया करके समझ विकसित करना, और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके, मतलब जैसे आप कोई हैं तो उसके दूसरे बड़ों के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं, छोटों के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं, उसके जो परस्पर संवाद होता है उसके साथ क्या होता है, आपकी क्या होती है, समझ विकसित होती है, आपको क्या होता है, समझ विकसित होता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके पढ़ना चाहिए। इसका क्या था, ये ईवीएस का उद्देश्य था। क्या था इसका, ईवीएस का उद्देश्य कि ईवीएस को हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है पर्यावरणीय समस्याओं मतलब मुद्दों की समझ और वह निदान समाधान खोज करे। जैसे उसकी पर्यावरण में समस्या कहाँ आ रही है, क्या समस्या है, और उसके जो मुद्दा है उसका निदान उसके बाद कैसा होगा। निदान मतलब उसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिए, उसके बाद आप जब तक कारणों का पता नहीं लगाओगे तब तक आप समाधान नहीं कर सकते हो। उसको निदान, उसके बाद उसका समाधान करो और खोज कर सके। और आप क्यूरियस, जिज्ञासा, रुचि एवं कल्पना का विकास हो के बालक का उसमें जिज्ञासा, यदि पर्यावरण की समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है, और उसमें वो रुचि, इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं रह रहा, अपनी कल्पना को विकसित कर सक रहा है कि नहीं, कि कल्पना उसके बारे में कल्पना कर पा रहा है कि नहीं, यदि ऐसा हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा। ठीक है, तो आगे पॉइंट नंबर 7 कर रहा है
पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर सके और जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उस पर विचार विमर्श कर सके। जो हमारे पर्यावरण पे कुछ हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, जो हमारे पेड़ पौधे कट रहे हैं तो क्यों कट रहे हैं, हमें जो खराब जो हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पानी की वाटर की दिक्कत है तो वो क्यों हो रही है, उसके मुद्दों पर विचार विमर्श कर सके, बात कर सके। और वो करके सीखना, क्या वो बातें बच्चा करके सीखने, डूइंग बाय लर्निंग, वो करके ज़्यादा, यदि वो ज़्यादा सीखेगा, वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। वो लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा तो विद्यार्थी वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा। और ये कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। किस पे आधारित होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चों पर आधारित होनी चाहिए। किस पे होना चाहिए, बच्चों पर आधारित होना चाहिए, ताकि जो बच्चे में अपने आसपास पड़ोस की समझ विकसित कर सकें और उसको क्या करें, अपने आसपास के, अपने रियल लाइफ से, कैसे वास्तविक जीवन से, कैसे डियर, वास्तविक जीवन से, कैसे वास्तविक जीवन से, वास्तविक जीवन से, कैसे वास्तविक जीवन से, वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। उनके आसपास पड़ोस में जो बातें होती है उसको विकसित करना, उसके समझ विकसित करना कि आसपास के पर्यावरण है उसमें आप समझ उनकी कितना विकसित हो रही है। और स्थानीय ज्ञान का विकास होना चाहिए। उसमें स्थानीय ज्ञान के, जैसे आप पढ़ा रहे हो ईवीएस, आप किसी पौंड, तालाब के बारे में पढ़ा रहे हो, किसके बारे में पढ़ा रहे हो, तालाब के बारे में पढ़ा रहे हो, झील के बारे में पढ़ा रहे हो, नदियों के बारे में पढ़ा रहे हो, तो उसके उस जगह का उनको ज्ञान है कि नहीं, अनुभव है कि नहीं, तो उनका वो विकास हो सके। यदि आप जैसे कोई आप झील ही पढ़ा रहे हो तो उस झील के बारे में उनको समझ है कि नहीं, उसको उस स्थान का ज्ञान है कि नहीं, उसके ज्ञान को विकसित करना। या कोई झील के बारे में पढ़ा रहे हो, आप झील के बारे में पढ़ा रहे हो तो उनके बारे में, उनकी जो स्थानीय, जो वहाँ की जगह की बातें हैं, उनको क्या उसको समझ विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका सब ईवीएस का उद्देश्य हो गया पढ़ने का, कि स्थानीय ज्ञान का उनका विकास करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं कि जैसे मान लो कोई 11वां उद्देश्य है, मानव प्राणी में जीव जंतु पेड़ पौधे सबके प्रति सम्मान भाव पैदा करना। ऐसा नहीं है, जो मानव जाति में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सबका क्या होना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। जैसे प्राणी मात्र में, जैसे आपका यहाँ लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, वाशरमैन हो गया, फार्मर हो गया, इन सबको क्या करना चाहिए, सबके प्रति क्या करना चाहिए, सम्मान की भावना प्रति, सबके प्रति एक समान के भाव रखना चाहिए, कि इसमें कोई ऊंच नीच और इधर छोटा बड़ा ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि इवन जीव जंतुओं के साथ भी, पेड़ पौधों के साथ सबके समान भाव रखना चाहिए। आगे चलते हैं, जैसे देखो विविधता, आपको पता है भारत विविधता में, अनेकता में एकता का देश है, विविधता में एकता का हमारा देश है। यहाँ विविध प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक जात के लोग रहते हैं, तो तभी तो हमारा विविधता में एकता है, अनेकता में एकता है कि नहीं है, बिल्कुल है। और विविधता का पहचान कराना एवं एकता स्थापित करना, विविध लोगों को पहचान करके उसको एक साथ, कैसे एक साथ एकता का स्थापित करना। जैसे डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग जैसे धर्म के हो गए, वेशभूषा यानी पहनावा हो गया, वहाँ के कुछ लोकगीत होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, वहाँ के जो नृत्य होते हैं और उनके जो फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार, सबको इंटीग्रेटेड करके, सबको एक साथ करके, उसमें आपको अलग अलग उसके प्रति आपको मतलब कोई दिक्कत उनको नहीं करना है, सिर्फ उनको एक साथ लेकर किसी के प्रति अनादर नहीं करना है, सभी को क्या करना है, एक साथ करना है। ठीक है, जैसे आपको पता है पंजाब का जो त्यौहार है लोहड़ी है, और केरल का क्या है, ओणम है, और नॉर्थ इंडिया का जो मकर संस्कृति है, इन सबको क्या करना है, जो ये अलग अलग लेकिन फसलों के त्यौहार हैं, ये सब क्या हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सब फसल कटने पर होता है। ठीक है, पंजाब में जैसे लोहड़ी होता है, ओणम में जब फसल कट जाती है तो केरल में ओणम होता है, त्यौहार मनाया जाता है। ये सब, इनको अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन इन सबको क्या करना है, इंटीग्रेटेड, एक करके सभी के प्रति एक समान भाव रखना है। कैसा रखना है, समान भाव रख के उनको बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, ईवीएस का महत्व। हम ईवीएस इंपॉर्टेंस, ईवीएस पढ़ाते क्यों हैं, ईवीएस का इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है, इसके क्यों पढ़ाते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि मानव व इन्वायरमेंट में एक सार्थक पॉजिटिव समायोजन एडजस्टमेंट करती है। क्या होती है, जो मानव होती है वो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के साथ एक क्या करती है, पॉजिटिव समायोजन, उसके साथ समायोजन करती है, मिलजुल के रहना सिखाती है। दूसरा क्या बोल रहा है कि पर्यावरणीय मुद्दों की समझ पैदा करते हैं, ताकि बच्चा समस्या का समाधान
करने की योग्यता विकसित कर सके। जो पर्यावरणीय मुद्दा है, जैसे हमारे यदि पेड़ वृक्ष कट रहे हैं तो क्यों कट रहे हैं, हमारी बरसात बारिश कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, यदि हमारी दिक्कतें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, ताकि जो बच्चा है वो समस्या का समाधान करने में उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी खुद ही विकसित हो सके। ऐसा उसका महत्व होता है, किसका, ईवीएस का इंपॉर्टेंस होता है। और क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पर है, बालक पर्यावरण के विभिन्न घटकों आवश्यकताओं की समझ सके और उनका प्रयोग सम्मान के साथ करे। उनकी विभिन्न घटक, जैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं, सबको पर्यावरण में सबका क्या होता है, सभी का बराबर महत्व योगदान होता है। उनके घटकों को समझ सके, उनकी आवश्यकताओं को समझ सके और उनका सम्मान कर सके और पर्यावरणीय संतुलन की समझ विकसित कर सके। यदि आप ये पर्यावरणीय संतुलन विकसित नहीं कर सकोगे तो यदि आप वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे काट दोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, बरसात, पानी की कमी हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा, बारिश कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बारिश कम हो जाएगा, बारिश कम हो जाएगा। तो उसका संतुलन, यदि आप जो पर्यावरण में हमारे हैं, यदि आप कोई जीव जंतु है, हिरन ही क्या करोगे, मार डालोगे तो बाघों की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो उसको जो पर्यावरणीय संतुलन रहता है उसको समझ को विकसित करना। और मानव पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर समझ को विकसित कर देते हैं। और जो मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, और वो पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य ही रहेंगे तो जीवन चल जाएगा, नहीं। जब तक पर्यावरण आपके आसपास पड़ोस की सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो मानव जीवन भी नामुमकिन हो सकता है, ठीक है। और सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसका ईवीएस का ये इंपॉर्टेंस है, ईवीएस क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ईवीएस के जो टीचर होते हैं उनके गुण होने चाहिए, उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है, उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है। पहला है आपका, उनके अंदर ज्ञान होना चाहिए, आपको पता ही है, डिफरेंट टीचिंग होना चाहिए, और मेथड और उनका जो बेस्ट यूज करने का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा विषय वो कॉन्सेप्ट आधारित होना चाहिए। कौन सा, ऐसा नहीं है कि उनका कॉन्सेप्ट कंटेंट होना चाहिए, कुछ का कुछ पढ़ाऊंगा, विषय वस्तु होना चाहिए। और जो बाल विकास, बच्चों के विकास के संबंध में होना चाहिए। और बाल मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, या बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में उनको कुछ नॉलेज होना चाहिए कि वो कैसे बच्चों को हम किस प्रकार से पढ़ाएं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, कहाँ पे समझाना है, कहाँ पे नहीं समझाना है। और व्यक्तिगत विभिन्नताएं कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस वो कर सकें। क्या है कि यदि बच्चा कोई मंद बुद्धि है तो उसको उस टाइप से बताएं, कोई यदि श्रवण बाधित है तो उसको उस टाइप से हम पढ़ाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दृश्य सामग्री का प्रयोग करके उसको सिखाएं, ठीक है। और बच्चों के अलग अलग दृष्टिकोण को एक्सेप्ट करने का स्वीकार गुण भी हो। और बच्चे का जो अलग अलग दृष्टिकोण है, बच्चा अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है तो अलग उसकी लैंग्वेज होती है, उसको सब क्या करें, एक्सेप्ट करने का गुण भी होना चाहिए, ठीक है। ये एक टीचर का गुण होना चाहिए, ठीक है। किसके, ईवीएस के टीचर का एक गुण होना चाहिए। आगे चल रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज करवाए कि करके सीखने का अवसर मिले, पर्यावरण को ऑब्जर्व करने का कौशल विकसित, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को करके सीखने से बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहता है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो वो क्या करता है, उसमें यदि ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवसर मिलेगा। यदि किसी क्लास में बाल केंद्रित शिक्षा नहीं रहेगी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा रहेगी, तो शिक्षक सिर्फ और सिर्फ बोलता ही चला जाएगा तो बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते रहेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख नहीं पाते हैं। और उनको बोलने का जब तक कुछ अवसर नहीं मिलेगा, उनको जब तक कुछ करने का अवसर नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख नहीं पाते हैं, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो उनके कौशल का विकास नहीं हो पाता है। तो उनको ऑब्जर्व करके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करके सीखें और क्या करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। और प्रकृति के साथ संबंध रिलेट करने का कौशल, और प्रकृति के साथ संबंध बना के, जैसे यदि पेड़ है तो पेड़ को किस प्रकार से वो लगा रहे हैं, किस प्रकार से उसकी पानी दे रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके साथ उनका संबंध रिलेट होना चाहिए। यदि आप कोई एक पेड़ लगाओगे और फिर वो धीरे धीरे उसको पालोगे, पोसोगे, बड़ा करोगे, जब उसको काटने की बारी आएगी तब आपको समझ में आएगा क्या होता है उसके साथ, क्या होता है उसके साथ संबंध बना के उसके कौशल विकसित करना, ठीक है। और ईवीएस की गहन, डीप व अंतः संबंधी समझ विकसित करना, जो एकदम उसके गहराई में जाकर उसमें क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, उसकी डीप में नॉलेज रखने की समझ विकसित कर सके।
और कम्युनिटी रिसोर्स जो होता है सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। किसका? सामुदायिक, कम्युनिटी लोगों का, उनके उसमें क्या संसाधन है, जैसे माता पिता, ग्रैंड फादर, डॉक्टर, फार्मर, ये सब होते हैं, इनके संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए और सबको इंटीग्रेटेड करने का सबको इंटीग्रेटेड करके पढ़ाना चाहिए। और अगला पॉइंट क्या है, बच्चों की रुचि व कल्पना को बढ़ावा देने का कौशल। बच्चों की रुचि किस में है, इंटरेस्ट किस में है, उसको थोड़ा सा बढ़ावा दो। यदि बच्चे का ईवीएस पढ़ने में इंटरेस्ट है, यदि उसको एक जगह से दूसरी जगह टूर पे ले जाकर आपको सिखा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर आपको दिखा दिखा के सिखा रहे हो, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा और उनकी कल्पना शक्ति बढ़ भी सकती है। क्या होती है? कल्पना शक्ति, मतलब सोचने की शक्ति भी, उसके कौशल का भी विकास हो सकता है। उनके कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे सको ताकि उनका जो रुचि है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले सके। और प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने का कौशल विकसित करना। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालो, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम उसी को वहीं पर छोड़ दो। उसका सोल्यूशन, यदि कोई प्रॉब्लम है तो इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा ही, और उसका आपको सोल्यूशन निकालने का कौशल, उसके अंदर वो कला डेवलप करना है आपको कि बच्चे ताकि इन फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम में आए तो उनका सोल्यूशन अवश्य निकाल ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अब ऐसी टीचिंग एंड इवैल्यूएशन मेथड हो कि टेक्स्ट बुक के इफेक्टिव प्रभावशाली तरीके से प्रयोग कर सकें। देखिए उनका जो क्या है, उसका टीचिंग ऐसा तीक्ष्ण हो और इवैल्यूएशन मेथड यानी मूल्यांकन ऐसा हो जो टेक्स्ट बुक जो है काफ़ी इफेक्टिव, प्रभावी तरीके से प्रयोग उसमें कर सके। किसमें? प्रभावशाली तरीके से उसका प्रयोग कर सकें। और इवैल्यूएशन के विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। कैसे? मतलब मूल्यांकन के विभिन्न यहाँ पे उसके विभिन्न तरीकों का, जैसे बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूअस करना चाहिए। और क्या है? ईवीएस अध्यापन के संसाधन, क्या है? रिसोर्स यानी संसाधन। क्या है? संसाधन। क्या है? संसाधन। जैसे आपका प्राकृतिक नेचुरल हो गया, मानव निर्मित हो गया, कम्युनिटी हो गया, मीडिया हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। जैसे आपको पता है प्राकृतिक में आ जाएंगी, आपको नदियाँ आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? नदियाँ आ जाएंगी। क्या आ जाएगा? नदियाँ आ जाएगा, पठार आ जाएगा, पहाड़ आ जाएगा, ये सब हो गया। मानव निर्मित आपको पता ही है, घर हो गए, ये सब घर हो गए, मंदिर हो गया, मस्जिद, ये सब मानव निर्मित होता है। समुदाय जो कम्युनिटी है, और आपको मीडिया में पता ही है, टेक्नोलॉजी में आपको पता है, कंप्यूटर हो गया, टीवी स्क्रीन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब क्या हो गया? एक टेक्नोलॉजी के ज़माने में है। आजकल के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी अब एक जगह से दूसरी जगह, अब सब प्रौद्योगिकी हो गया, ये सब टेक्नोलॉजी के ज़माने में है। इसके संसाधन होते हैं। ईवीएस अध्यापन यानी पढ़ाने के जो क्या क्या रिसोर्स होते हैं, बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या हो रहा है? जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल प्राकृतिक होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, नदी, नाले, तालाब, पहाड़, पठारे, जो हमने आपको अभी बताया। और ये जो मानव निर्मित मैप, गोल चार्ट, ये फ्लैश कार्ड, ये सब क्या होते हैं? ये मानव निर्मित होते हैं कि इन्होंने इसको मानव ने बनाया है। जैसे और समुदाय में आता है, कम्युनिटी में आता है, बढ़ई हो गए, कुम्हार हो गया, मोची हो गया, डॉक्टर हो गया, फार्मर हो गया, ये सब किसमें? समुदाय में, कम्युनिटी में आते हैं। किसमें आते हैं? कम्युनिटी में आते हैं। अब मीडिया में आपको पता ही है, मीडिया में क्या क्या आता है? न्यूज़पेपर आता है, होर्डिंग आता है, और पॉम्फलेट्स आता है, टीवी आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है यानी प्रचार आता है। और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी में जैसे आपका आगे प्रोजेक्टर हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, कंप्यूटर हो गया, पीडीएफ हो गया, यूट्यूब, इस पे जिस पे आप पढ़ रहे हो, ये सब किस पे आते हैं? ये सब प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में आते हैं। आपको स्मार्ट बोर्ड जिस पे हम पढ़ा रहे हैं, ये सब कंप्यूटर हो गया, पीडीएफ हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब किस में आते हैं? प्रौद्योगिकी में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। क्या हो गया? मूल्यांकन के तरीके, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन सीसीई पर आधारित है। किस पे? सीसीई पे आधारित है कि बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिससे मुझे भी
अलग विचार है, क्या है, उसको कुछ अलग विचार, कुछ नया तरीके से पूछना चाहिए और जिससे उसका ज्ञान बढ़ सके, क्या हो गया, उसके ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके और एक्सेप्टेंस, स्वीकृता की भावना पैदा हो सकती है। बच्चा ऐसा नहीं है जैसे बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसकी भाषा को, उसकी लैंग्वेज को, अभिव्यक्ति को आप उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ बोल रहा है तो आप वहीं उसको डांट करके मार करके बैठा दो, नहीं, उसकी भावना जो व्यक्त कर रहा है उसको आप एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो और उसको क्या करो, उसको कुछ ऐसे उससे कुछ न कुछ प्रश्न पूछ, ताकि वो प्रश्न आपसे पूछता रहे और वो एक्टिव रहे और उसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षा के देते समय बीच बीच में भी होता रहता है, जिससे उसका ज्ञान बढ़ सके और उसकी स्वीकृतता की भावना पैदा हो। नहीं, हम कुछ बात बोलेंगे तो हमारी बात को एक्सेप्ट किया जाएगा, माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ईवीएस शिक्षण में समस्याएं कहाँ कहाँ पे समस्याएं आ जाती है, क्या किसमें, ईवीएस शिक्षण में अब छात्र से संबंधित क्या क्या समस्याएं आती हैं। अब ध्यान का अभाव, पारिवारिक माहौल, देखो जैसे बच्चा ध्यान नहीं लगा पा रहा है तो क्यों नहीं लगा पा रहा है, यदि पढ़ने में वो अपना कॉन्सेंट्रेंस नहीं बना रहा है तो क्यों नहीं बना पा रहा है, उसको कहाँ पे, यदि उसकी पारिवारिक माहौल खराब है या उसके घर पे लड़ाई झगड़ा हो रही है या कोई अध्यापक से संबंधित है, ये सब किस पे होगा, ये छात्र से संबंधित हो जाती है। कौन से, ये वो ध्यान का अभाव, वो ध्यान नहीं लगा पा रहा है, यदि उसके घर पे थोड़ा माहौल अच्छा नहीं है तो पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा। और जो अध्यापक से संबंधित है उसकी इच्छा न होना, अध्यापक की नहीं, हम आज हमारा मन नहीं है भैया, आज हम नहीं पढ़ाएंगे आप तो, और ज्ञान न होना, यदि उसके थोड़ा सा ज्ञान में कमी है, उसके जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण, जो एक दूसरे से बात करने की स्किल है, कम्युनिकेशन, बच्चा पूछ कुछ रहा है, आप बता कुछ रहे हो, उसको संप्रेषण नहीं, वार्तालाप अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो ये भी अध्यापक से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। और कौशल न होना, स्किल, आपके अंदर स्किल, यदि आप बच्चा कुछ पूछ रहा है तो आप उसको किस टाइप से समझा पा रहे हैं, समझाने की स्किल है कि नहीं है, आप उसको कितना बेहतरीन से संतुष्ट कर पा रहे हैं, उसको आप समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं, आपके अंदर कौशल है कि नहीं है। यदि बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप कुछ बता रहे हो, उसको समझा नहीं पा, वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब किससे संबंधित है, शिक्षक से संबंधित है। तो किससे है, शिक्षक से संबंधित क्या है, समस्याएं आती है पढ़ने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है क्लासरूम में इन्वायरमेंट, वहाँ की क्या है, माहौल कैसा है, क्या है, तीसरा है कि क्लास की माहौल कैसा है, वहाँ पे बैठने की सही व्यवस्था है कि नहीं है, संसाधन है कि नहीं है, वहाँ पे संसाधन बैठने का ऐसा तो नहीं है एक ही क्लास में कम से कम 100 150 बच्चे बैठे जा रहे हैं, वहाँ पे और संसाधन, वहाँ पे फैन चल रहा है कि नहीं, बच्चे से गर्मी में परेशान हो रहे हैं, और वहाँ पे अच्छे से क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है, वहाँ पे पढ़ाने के TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है कि नहीं है, वहाँ पे संसाधन समय समय से टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब आपको देखना है। और साथ छात्र और शिक्षक का अनुपात भी देखना है कि ऐसा नहीं एक क्लास में एक टीचर है तो उस पर आपको पता ही है छात्र शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए, तो उस पर एक क्लास में 50 बच्चे भरे हैं और उसके अनुपात में शिक्षक 2 ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्या आ गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे TLM कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे TLM बोलते हैं, शिक्षक सहायक सामग्री। क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री, इसे अनुदेशात्मक सामग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुदेशात्मक सामग्री भी कहते हैं। जैसे आपका हो गया ऑडियो हो गया, जो क्या होते हैं जिसमें थोड़ा ब्लाइंडनेस है उनको दिखाने के लिए क्या करते हैं आप उनको, अब वो देख तो सकते नहीं, उनको श्रव्य सुना के सीख सकते हो, और जो सुनने में जिनको दिक्कत है उनको दृश्य दिखा करके, और किसी को ऑडियो विजुअल दोनों दिखा सकते हो, दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों दिखा सकते हो। ऑडियो में क्या आते हैं, मतलब शब्द में आते हैं टेप रिकॉर्डर आ गया, ग्रामोफोन हो गया, रेडियो हो गया और लिंगोफोन हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, श्रव्य सुनने के साधन होते हैं। ये सब किसके हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री है। कैसे हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। यदि किसी बच्चों को दिक्कत है, यदि उसको सुनने में श्रवण बाधित है तो किस प्रकार से, तो यदि ये तो सब दृश्य बाधित के लिए हो जाएगा, कोई दृश्य बाधित है, कोई श्रवण बाधित है, कोई कैसा है तो उसको सब इस प्रकार का TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग करके उसको सिखाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका दृश्य वीडियो क्या हो गया, आपका प्रोजेक्टर हो गया, क्या हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, चार्ट हो गया, ग्लोब हो गया, मैप हो गया,
फ्लैश कार्ड हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, कटिंग्स हो गया, कुछ कुछ ये सब लाओगे तो आप बच्चों को जो दृश्य उसमें दिखा करके प्रोजेक्टर पे आप सीन चला दे, बच्चों देख देख के क्या करते हैं, ये अच्छे से इंजॉय के साथ भी देखते हैं। ये आपको पॉलिटिकल जो मैप होता है उसमें क्या देश एवं राज्य की सीमाएं देखने को मिलती हैं, क्या देश और राज्य की सीमाएं। और जो फिजिकल भौतिक मैप होता है उसमें सॉयल हो गया, मिट्टी हो गया, फॉरेस्ट वन और जंगलों के बारे में, मिट्टी के बारे में दिखाया जाता है। जो थीमेटिकल मैप होता है उसमें विशेष टॉपिक होता है, कोई जिसकी थीम के बारे में बताया जाता है। और ये जैसे रैन का हो गया, इंडस्ट्रीज का हो गया, पोर्ट, किला उला कौन सा कहाँ होता है, ये सब किस पे थीमेटिकल मैप पे दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब आपको दृश्य सामग्री है, कौन सा, प्रोजेक्टर, चार्ट और ग्लोब, मैप, फ्लैश कार्ड, न्यूज़पेपर और कटिंग, ये सब किसके हैं, दृश्य सामग्री हैं। टीएलएम में ये किसमें हैं, ये टीएलएम के हैं, किसके हैं, टीएलएम के हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के हैं, किसके हैं, टीएलएम के हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के। आगे बढ़ते हैं। अब यह क्या हो गया, श्रव्य दृश्य, जिसे आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। आप टीवी को सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। आप यूट्यूब पे जो अभी इस टाइम में देख रहे हो, आप इसे देख भी सकते हो, ये सुन भी सकते हो। किसमें, ये ऑडियो वीडियो दोनों में आते हैं। आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। आप मोबाइल का जो है, मोबाइल का ज़माना ही है आजकल का, तो आपको पता है ये सब किस में आएंगे, श्रव्य और दृश्य में आएंगे। किस में आएंगे, श्रव्य और दृश्य में आएंगे। ये किसके हैं, एक टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके लाभ क्या हैं, क्या है, इन सब जो आप टीएलएम का यूज करते हो, क्या करते हो, जो टीएलएम का टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करते हो, उसके हम लाभ क्या हो सकते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों का ध्यान आकर्षण, ये बच्चों को थोड़ा सा विजुअल वीडियो दिखाओगे तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा उसका ध्यान आकर्षित होगा। हाँ, कुछ उनको देखने में नया मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा वो। अब यदि आप कोई मूवी देखते हो तो क्या होता है, अभी याद आप सिर्फ सुनते रहते हो, लेकिन उसको आपको विजुअल दिखा दें तो आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा। हाँ, कभी इसमें अभी क्लाइमेक्स अब आगे अभी ये आएगा, तो आपको थोड़ा सा और उसके साइड आपका ध्यान थोड़ा सा और आकर्षित होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि इजी वे में जो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। यदि आप कोई ऐसे बोलते रहो बट उसको प्रैक्टिकल करके, उसको लाइव दिखा कर सिखाओ, तो वो जो कॉन्सेप्ट है, वो थियरी है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी समझ में आता है और वो अस्थायी हो जाता है। काफ़ी दिनों तक वो काफ़ी हर समय के लिए याद हो जाता है और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है और रुचि बनी रहेगी, जिससे जिज्ञासा बढ़ेगी। और यदि आपको कुछ देखने को मिलता रहेगा तो बच्चों की वैसे ही रुचि, इंटरेस्ट बना रहेगा और उसकी जिज्ञासा, मतलब उसके और क्यूरियस, वो ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु होगा और ज़्यादा सोचेगा, उसमें और ज़्यादा पूछने की कोशिश करेगा, अब इसके बाद क्या होगा, अब ये कैसे होगा, वो ज़्यादा उसकी जिज्ञासा बढ़ती रहती है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता को बढ़ावा को ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर पाएगा। उसमें यदि कोई व्यक्तिगत विभिन्नता है, कोई बच्चा थोड़ा सा जैसे उसकी थोड़ा सा दिव्यांग है और उसकी व्यक्तिगत भिन्नता है, वो नहीं पढ़ पा रहा है, कोई दृश्य से बाधित है, कोई श्रव्य बाधित है, तो वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यदि उसको दृश्य बाधित है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो का प्रयोग करो। किसका प्रयोग, ऑडियो का। यदि कोई श्रवण बाधित है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो दिखाओ, दृश्य दिखाकर उसको समझाओ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा समझ पाएगा। और सिलेबस क्या करो, आप जिसका सिलेबस है उसको समय से पूरा कर दो। ऐसा नहीं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा आ गया और आपका अभी सिलेबस 2 चैप्टर बताया है, कम से कम आपको 50% सिलेबस कवर करना है। कितना करना है, 50% करना है सिलेबस। तो आपका सिलेबस भी समय पर पूरा होनी चाहिए और सभी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, और जितना उसकी आवश्यकता होनी चाहिए सभी आवश्यकताएं तो पूरी होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि विद्यार्थी की सारी आवश्यकताओं तो आप पूरा नहीं कर सकते हो, बट जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अकॉर्डिंग जितनी भी समस्याएं होती हैं, उसकी आवश्यकताएं होती है, आप उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया आपका 5E। क्या हो गया, क्या हो गया 5E। पहले आप क्या हो गया
एंगेज, आप बच्चे को कुछ न कुछ क्लास में पढ़ा कर आप व्यस्त रखो, उसको कुछ न कुछ देते रहो। उसके बाद बस बच्चे को क्लास में एंगेज रखो, बिजी रखो, कुछ न कुछ पढ़ते रहो। उसके बाद एक्सप्लोर, उसके बाद बच्चा अन्वेषक यानी खोज करता, क्या हो सके अन्वेषक, क्या हो सके अन्वेषक, यानी बच्चा कुछ न कुछ अपने तरीके से खोज सके, नया नया कुछ न कुछ उस पर खोज करके उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, फिर एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, फिर एक्सप्लेन करो, बच्चे को कैसा समझ में आया कि नहीं आया, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका आपके पास क्या हो जाए। उसके बाद इलेबोरेट, इलेबोरेट मतलब क्या होता है, विस्तारण। जो आपको जानकारी मिली है जीवन में कहाँ उपयोग कर सकते हो, क्या होता है विस्तारण, क्या होता है विस्तारण, यानी जो आपको इसकी जानकारी मिली है, क्या मिली है, जो आपको जानकारी मिली है, जो जानकारी मिली है, जानकारी मिली है उसका जीवन में आप उपयोग कहाँ पर उस मिली है जीवन में आप उसका उपयोग कहाँ कर सकते हो, जीवन में उसका उपयोग क्या कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो जीवन में उसका कितना उपयोग कर पा रहे हो, उसका उपयोग कितना कर पा रहे हो, उपयोग कर पा रहे हो कि नहीं, कि आपने क्या सीखा है, आपने क्या सीखा है, कितना आप उसका जानकारी जो आपको मिली है उसका अपने जीवन में, अपने लाइफ में कितना उतार पा रहे हो, कितना प्रयोग कर पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद आ जाता है आपका इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन। क्या हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है, क्या हो जाता है मूल्यांकन, क्या हो जाता है मूल्यांकन। क्या होता है, इसके बाद मूल्यांकन हो जाता है कि ये 5P वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, पहले आपको एंगेज, बच्चों को कक्षा में कुछ न कुछ पूछते रहना चाहिए, कुछ एंगेज, उसको व्यस्त, ताकि वो कुछ न कुछ क्या कर सके, आगे अन्वेषक, कुछ न कुछ सोच सके, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट, उनका कुछ न कुछ ज़्यादा से ज़्यादा खोज कर सके। उसके बाद आपका आएगा एक्सप्लेन, फिर आप एक्सप्लेन किस मेथड से करते हो, किस विधि से एक्सप्लेन करते हो। जब आपने एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद बच्चे को कि जो जानकारी मिली है वो जीवन में उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं या उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका इलेबरेट का मतलब होता है उसका विस्तारण, वो कितना उपयोग में ला पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। उसके बाद आपका आता है मूल्यांकन, आप उसको इवेल्युएट, कितना मूल्यांकन, उसका मूल्यांकन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि जो जानकारी मिली है उसका उपयोग वो कहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 5E, क्या हो गया 5E हो गया। आगे चलते हैं, अब आ गया टीपैक। क्या आ गया, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कॉन्टेक्ट नॉलेज, जिसे आप टीपैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी हो गया, ये तकनीक के बारे में, टी से टेक्नोलॉजी हो गया, पी से पेडागोजी ने शिक्षण शास्त्री, आपको किस तरह से बच्चों को आपको किस तकनीक से बच्चों को सिखा रहे हो कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या रहे है, एंड और एक कंटेंट, आपका विषय वस्तु क्या है, और आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके पास कितनी नॉलेज है, ये आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया टीपैक का, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, कभी कभी सीधे सीधे ये फुल फॉर्म के लिए भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया अधिगम हेतु नवाचार। अब नई नई बातों, अधिगम के क्षेत्र में आप क्या क्या कर सकते हो, आप नई नई चीजें, नवाचार मतलब क्या करते हो। अधिगम क्या होना चाहिए, जो सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे एकदम निष्क्रिय हो गए क्लासरूम में, कक्षा में बैठे हुए हैं, आप कुछ उनको बता रहे हैं, वो ऐसे सीधे सीधे आपकी सिर्फ बातें सुन रहे, एक्टिव नहीं। आपको बच्चों को क्लास में एक्टिव रखना है, बच्चे कुछ न कुछ ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रश्न पूछते रहना चाहिए, ताकि वो एक्टिव रह सकें और कुछ न कुछ आप तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा ही सीख सके। और सहपाठी अधिगम, आपको उसको एक दूसरे के साथ जोड़े, पीयर में लर्निंग कराओ, बच्चों से एक दूसरे का सहपाठी, एक दूसरे के साथ
अंतः क्रिया करके सीखें। और विभेदीकरण अनुदेशन, बच्चों को क्या करना है, विभेद, यदि उसको दिक्कत आ रही है तो कहाँ, यदि उसको वो अलग है तो बच्चों को, यदि वो जिस प्रकार से अलग है, वो कोई मानसिक है, कोई वैसे है, तो उसको विभेद अलग अलग करके उसको पढ़ाना चाहिए। स्वनिर्देशित अधिगम, और बच्चे को अपने से पढ़ने का, अधिगम करने का, स्वनिर्देश, अपने से निर्देश करके अधिगम करने का गाइडेंस, मतलब उसको आप बच्चे को क्या करो, सिर्फ गाइड करो, क्या करो, गाइड करो, निर्देश दे को बच्चे को सिखाना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है, अब आ गया एनसीएम, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, आपका क्या आ गया, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये पहले आया था एनसीएम को 1975 में भी आया था। कब आया था, 1975 में आया था, फिर 1988 में आया था, फिर 2000 में आया, फिर 2005 में, जो एनसीएम 2005 का आप एनसीएम पढ़ते हो वो आया है। ये सब एनसीएफ लाया क्या जाता है कि यदि बच्चों को, यदि आपको शिक्षण में कुछ सुधार की आवश्यकता होती है कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए, बच्चों को कुछ और नए तरीके से पढ़ाया जाए, उनको सुधार करने की ज़रूरत होती है, तब एनसीएफ लाया जाता है। ठीक है, और आप फिर एनईपी, यदि कोई भी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनेगी तो उसके बाद एनसीएफ जरूर आएगा। क्या आएगा, यदि कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनेगी तो उसके बाद एनसीएफ आना तय होता है। ठीक है, एनसीएफ मतलब बच्चों को, एनईपी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी होता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए, वो सब बताया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक है NCFSE, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2000। ठीक है, ये एक 2022 में भी आया था। आगे चलते हैं, ईवीएस को क्या हो रहा है, आप ईवीएस को बाहरी जीवन से जोड़कर बढ़ाओ। क्या करो, बाहरी जीवन से और घर स्कूल समुदाय के बीच में गैप को कम करके पढ़ाओ। क्या करो, बच्चे को रियल लाइफ से, कैसे, रियल लाइफ से मतलब वास्तविक जीवन से, कैसे आपको बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, कैसे, वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। क्या करना है, जोड़कर पढ़ाना है। बच्चे को कैसा पढ़ाना है, वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। और उनके जो रट्टा, उसको समझ विकसित करना है। आपको बच्चे के अंदर समझ विकसित करना है, न कि बच्चों से आप रट्टा, रोट मेमोराइजेशन तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रोट मेमोराइजेशन आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समझ विकसित हो सके, बच्चे रटने के बजाय उनको क्या करना चाहिए, वो समझ करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर समझ विकसित करनी होगी। आगे चलते हैं। अब आ गया इंटीग्रेटेड लर्निंग, बच्चे को एक साथ जोड़कर, इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ जोड़ करके पढ़ाया जाना है। बच्चे अपने परिवार को एकीकृत रूप से देखेगा। क्या करेगा, बच्चे को ऐसा नहीं है वो पर्यावरण से एक साथ जोड़कर बच्चे को पढ़ाना चाहिए, सबको एक करके एकीकृत विधि से। कैसे पढ़ाना चाहिए, एकीकृत विधि से पढ़ाना चाहिए। कैसे पढ़ाना चाहिए, एकीकृत मेथड से, विधि से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जैसे कोई आपका नॉट कंपोर्टेंट साइंस या एसएसटी, ये अलग अलग बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए, सभी सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड, यानी एक सब्जेक्ट एक साथ मिला करके पढ़ाना चाहिए। कैसे पढ़ाना चाहिए, एक साथ इंटीग्रेटेड करके, एक साथ, जैसे यदि आपका साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इसको आपको अलग अलग नहीं पढ़ाना है। क्या करना है, बल्कि को एक साथ जोड़ करके पढ़ाना है। और लैंग्वेज एवं मैथमेटिक्स में ईवीएस के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। वो जो भाषा होता है और मैथमेटिक्स होता है, जो गणित होता है, वो ईवीएस के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। बच्चों को ईवीएस पढ़ाते समय लैंग्वेज का भी और मैथ का भी उसमें जिक्र होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। ईवीएस में डिफिनेशन, आपको केवल उसको क्या सूचनाएं, आप ईवीएस पढ़ोगे सिर्फ उसमें कहीं ना कहीं परिभाषा, आपको परिभाषा लर्न करने के लिए नहीं दिया गया है। आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, परिभाषा नहीं दिया रहता है, आपको फैक्ट एकदम बिल्कुल नहीं दिया रहता है, आपको उसको समझ के आधार पर होता है, जो आपको केवल जो सूचनाएं प्रदान करती हैं। आपको बच्चे को ऐसे नहीं पढ़ाना है। उसका स्पोकन लैंग्वेज में हो, जो बोलचाल की भाषा में हो, जो बच्चा जो डेली यूज करता है, जो आमतौर पे भाषा
प्रयोग में करता है उस हिसाब से होना चाहिए, और न कि आपको सिर्फ डिफिनेशन दे दिया जाए, उसको रोट मेमोराइजेशन करके बच्चे को बोल दो कि बैठ जाए। ऐसा नहीं करना है, बच्चों को रियल लाइफ से, वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। बार बार यही हम कह रहे हैं कि बच्चों को जब भी पढ़ाओ तो रियल लाइफ, वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके पढ़ाओ। ठीक है, अब गया कि ये जो टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल हो, क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। यदि देखो कैसे, यदि जैसे आप अभी बच्चे को मैथ पढ़ा के ला रहे हो, थोड़ा सा आप मैथ पढ़ाओ, थोड़ा सा बच्चा वैसे ही उसको इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, और जैसे ही मैथ पढ़ के आता है तो बोलो नहीं तुरंत आ जाओ आप अंग्रेजी पढ़ लो। अरे बच्चा तो अभी थोड़ा सा बच्चा ही है, उसको थोड़ा सा टाइम टेबल, अब मैथ पढ़ा के आए हो उसको थोड़ा सा हिंदी पढ़ा दो, थोड़ा सा EVS पढ़ा दो, ताकि उसके जो स्ट्रेस है, थकावट है, मानसिक है, वो थोड़ा सा कम हो जाए, और ताकि उनका जो टाइम टेबल है उसका फ्लेक्सिबल, लचीला होना चाहिए, ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसके मेंटली प्रेशर न पड़े, दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर न हो पाए, और उसके उच्च चिंतन का क्या करना चाहिए, उच्च चिंतन का विकास हो सके। क्या हो जाए, उसको जो I+1 का कॉन्सेप्ट दिया है स्टीफन क्रेसन ने, उसका भी उच्च चिंतन का भी विकास हो सके। और छोटे छोटे समूहों में चर्चा, आप ग्रुप डिस्कशन करवाओ। क्या करवाओ, आप ग्रुप डिस्कशन करवाओ, डिस्कशन करवाओ। ठीक है, बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति, अपने ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों का अवसर दो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोलने का अवसर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ अपने बातों को जो अनुभव है उनकी वो गतिविधियों का अवसर मिले, और उनकी जो अनुभव वाली गतिविधियाँ उसको अवसर मिलना चाहिए। उनको बच्चों को कुछ बोलने का, कुछ करने का अवसर दो, ताकि वो क्या रहें, एक्टिव रहें। क्या रहें, एक्टिव रहें, और वो जब ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, उनके अनुभव वाली गतिविधि, यदि बच्चा उसके अनुभव पूर्व ज्ञान से जुड़ा है तो वैसी गतिविधि करवाओ, वैसी एक्टिविटी करवाओ, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बच्चों में वर्गीकरण का कौशल विकसित करना। बच्चों में क्या करना, वर्गीकरण का मतलब ये नहीं है कि उसको अलग अलग बांट के, अलग अलग वर्गीकरण करके पढ़ाओ। बच्चा यदि कोई है उसमें डिफरेंट, वो किसी सब्जेक्ट में, किसी वस्तु में वो क्या कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है, यदि वो सही है तो है, यदि वो गलत है तो है, उसको गलत और सही का उसको पता होना, उसके वैसा कौशल विकसित कर सके। ठीक है, उसमें वर्गीकरण कर सके, वो बच्चा सही को सही, गलत को गलत करने का उसका कौशल विकसित हो सके। और गुण आकार बेस पर क्या करें, बच्चों को मोटिवेट करना कि बच्चे अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि इस किसी वस्तु का क्या गुण है, क्या दोष है, इन सब में का वो फर्क समझ सकें, और क्या कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन की जो सूचनाएं हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सके। और बच्चों को नेचुरल को ऑब्जर्व करने का मौका दे, वो कौन सी प्राकृतिक, वो खुद ऑब्जर्व करें। क्या करें, खुद ऑब्जर्व करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए। उसके बाद क्या करो, फिर जिज्ञासा, और उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, फिर एक्सप्लोर करें। यदि बच्चों को फिर वो जितना, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको मौका देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियस होगा, जिज्ञासु होगा, और फिर क्या करेगा, जब प्रश्न पूछेगा फिर आप उसको वो एक्सप्लोर भी करेगा। यदि वो नहीं कर पाए, उसको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप एक्सप्लोर कर दो। ठीक है, एक्सप्लोर यानी अन्वेषक, एक्सप्लोर यानी अन्वेषक हो सकता है, अन्वेषक। आप उसको फिर बच्चा क्या पढ़ेगा, अन्वेषक बनेगा, खोजकर्ता बनेगा। ठीक है, यदि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा खोज करता मतलब अन्वेषक होगा। बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एनसीएफ के जो की टर्म थे, एनसीएफ 2005 के जो कुछ की टर्म थे वो कौन कहते हैं, ग्रुप वर्क। आपको बच्चों को आप क्या करना है, ग्रुप में वर्क देना है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन दो, फिर उनको अंडरस्टैंडिंग की समझ बन सके। क्या करें, उसके बाद बच्चा खुद से ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्व करके क्या करे, डिस्कशन करे, डिस्कशन करके क्या करे, कुछ बातों को अभिव्यक्त करे, अभिव्यक्त करने के बाद क्या करे, एनालिसिस करे। क्या करे, एनालिसिस करे, कि एनालिसिस करे कोई, उसके बाद एनालिसिस के बाद उस पर अप्लाई करे, अप्लाई करने के बाद वो क्या करे, उसमें बिलीव करे, बिलीव करके उसके बाद न्याय करे। जैसे कोई भी आप जेंडर पे या वाटर यूज पे आप उसको कुछ दे रहे हो,
कोई थीम कुछ लिखने के लिए दे रहे हो तो पहले उसकी समझ तो विकसित करो, अंडरस्टैंडिंग पहले बताओ उसकी समझ है कि नहीं, कि जेंडर क्या होते हैं, वाटर यूज उसको कहाँ पे यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, कौन सा मेल है फीमेल है, उसके साथ कहाँ पे व्यवहार दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको थोड़ा सा उसकी समझ तो विकसित करो। फिर बच्चा क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, क्या करेगा, फिर ऑब्जर्व करेगा, क्या करेगा, हाँ ये बात सही है या गलत है, वो खुद से ऑब्जर्व करेगा। फिर उसके बाद उस पर वो ग्रुप डिस्कशन करेगा, उस पर क्या करेगा, कुछ डिस्कशन करेगा कि नहीं ये बात सही है या गलत है। फिर उसकी जो डिस्कशन कर लेगा तो उस बात को वो क्या करेगा, अभिव्यक्त करेगा। अब या तो वो बोल कर करेगा या लिख कर करेगा, अभिव्यक्त करेगा। फिर जब अभिव्यक्त करने के बाद वो एनालिसिस करेगा कि नहीं ये बात सही है या गलत है, एनालिसिस हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा कि नहीं हाँ ये बात अब किसी पर हम उसको प्रयोग में ला करके अप्लाई कर सकते हैं, ये बात सही हो रही है कि नहीं है। फिर क्या करेगा, उस पर वो बिलीव करेगा, क्या करेगा, बिलीव, उसमें विश्वास करेगा, नहीं हाँ ये बात गलत है तो गलत है। उसके बाद वो क्या करेगा, न्याय, क्या करेगा, न्याय व इक्वलिटी मतलब समानता, मतलब न्याय करेगा और इक्वलिटी बराबर का हिस्सा मतलब बराबर करेगा, वो उसमें उसके प्रति वो फिर न्याय कर सकेगा कि नहीं ये जेंडर के साथ ये अन्याय हो रहा है या मेल के साथ अन्याय हो रहा है, फीमेल के साथ अन्याय हो रहा है, तो लास्ट में वो क्या कर पाएगा, अन्याय का वो न्याय कर पाएगा। यदि वाटर का जो यूज है वो गलत तरीके से हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पहले उसको इन कीवर्ड से होके गुजरना पड़ेगा, तब जाके बालक किसी भी कॉन्सेप्ट पर उसकी समझ विकसित हो पाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, समझ विकसित हो पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने, अब हो गया अप्रोच यानी उपागम। क्या हो गया, अप्रोच यानी उपागम। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का उपयोग करना है। जैसे रेलवे टाइम टेबल, आपको एग्जांपल के लिए जैसे रेलवे का टाइम टेबल दिखाओ, और खेल के माध्यम से लाइफ स्किल सिखाना। खेल खेल के माध्यम से बच्चों को लाइफ मतलब जीने की कौशल, उसको जीने जीवन के गुण कौशल सिखाना। खेल खेल के माध्यम से बच्चों को क्या करो, उसके लाइफ जीने का स्टाइल सिखाओ। और अगला बोल रहा है, पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है भेदभाव। आपको कोई भी जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, क्लास हो गया, कल्चर हो गया, मतलब किसी की संस्कृति हो गया, उस पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। ऐसे बच्चों के प्रति जागरूक बनाओ और उस पर कल्चर के प्रति चर्चा करवाओ और सहनशील बनाओ और उसके प्रति जागरूक ताकि जागरूक प्राणी बन सके, जागरूक स्टूडेंट बन सके। बच्चा किसी के जेंडर के प्रति भेदभाव न करे, किसी पे कास्ट रिलीजन धर्म के हिसाब से वो क्या कर रहे भेदभाव न कर सके। किसी की संस्कृति क्या है, तुम इस पृष्ठभूमि से आते हो, तुम उस पृष्ठभूमि से आते हो, उस पर क्या करे वो भेदभाव न कर सके और वो उसके प्रति जागरूक बन सके और सहनशील में उसके अंदर क्षमता विकसित हो सके। और किसी में क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। उसको ये नहीं वर्गीकरण मतलब उसको बंटवारा नहीं, उसको यदि ये वर्गीकरण ये अलग है तो क्यों है, ये वाला वर्गीकरण है। ठीक है, और ड्रा और पर पोस्टर वोस्टर ये सब स्किल एनालिसिस क्या करें, एनालिसिस करें। ठीक है, जैसे सेव द ट्री पर अब पोस्टर लगाते ऑब्जर्व करें और उसको वर्कर्स ऑफ लाइफ जो होती हैं, जो मजदूरों की जीवन होती है, उन सब पे क्या करें, वो सब एनालिसिस करें। क्या करें कि यदि हम पेड़ पौधों को सेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और उस पर सब पोस्टर लगाएं, ये सब ऑब्जर्व करें, खुद से ऑब्जर्व करें। ये सब उपागम होते हैं ईवीएस के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब आ गया सहभागियों व बड़ों के साथ अंतःक्रिया करके, और जो अपने बड़े होते हैं उनके साथ अंतःक्रिया करके। कैसे, अंतःक्रिया करके और क्या करेगा, बच्चा लैंग्वेज और डिफरेंट वो और बहुत कुछ सीखता है। बच्चा क्या करता है, जब बड़ों के साथ अंतःक्रिया करता है, क्या करता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है। वो चाहे उसमें डिफरेंट अंतर हो या लैंग्वेज हो, बहुत सारी चीज़ें उसको सीखने के मिलती। यदि आप बड़ों बुजुर्गों के पास बैठोगे तो आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान, नाटकीकरण, समस्या भूमिका का निर्वाह, वाद विवाद और परिचर्चा प्रोजेक्ट विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा है उसमें कैसा करना चाहिए आपको, समस्या का समाधान,
और कोई किसी भूमिका यानी रोल प्ले, यदि आपको बच्चों को रोल प्ले दे दोगे तो उसके माध्यम से बच्चा था ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जैसे ही अभिनय करेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करने को सीख पाएगा। और किसी से वाद विवाद करेगा, आपस में संवाद करेगा, परिचर्चा करेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है। और किसी भी धर्म, जाति, लिंग व समुदाय विशेष के प्रति पूर्वाग्रहों का निर्माण न सको कि नहीं आप इस समुदाय से हो, आप आदिवासी हो, आप ऐसे हो, और यदि आप नहीं, आप तो लड़कियां हैं, सिर्फ लड़कियां बर्तन ही, घर का चूल्हा चौका ही करते हैं, बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, तो ऐसा वो किसी के प्रति क्या कर सके, किसी के प्रति भेदभाव न कर सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज तथा मृत्यु भोज व निषेध किया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को बाल विवाह कर दे सकते हैं, भैया दहेज में हमको भैया R15 चाहिए, हमको तो 4 चक्का चाहिए, ये सब सकरी अंगूठी चाहिए, ये सब नहीं जाना चाहिए। और मृत्यु पर जो क्या होता है, जो मृत्यु हो जाती है, गाँवों में तेरही उरही करते हैं, उसको 8-8, 10 गाँव वालों को बुला के खिलाते हैं। तो हमारे एक टाइपराइटर भैया हैं, तो जो मृत्यु हो जाता है उस पर जो भोज वोज किया जाता है वो सब उसका निषेध, उसको बंद करना चाहिए, ये सब सिखाया जाना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि मैरिज ये अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक के प्रति संवेदनशील व उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वो जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो पिछड़ी जात के, अनुसूचित जनजाति के होते हैं, उनके प्रति संवेदनशील होकर के उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्या हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब जो शिक्षम अधिगम जो आपको लर्निंग करवाया जाता है उसकी क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं, उसकी क्या प्रोसेस होता है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए आपको प्रेरित करना चाहिए। आपको खेलना, उसको खेल के विधि से सिखाना चाहिए। आप बच्चों को डिस्कशन, उसको ग्रुप चर्चा करके सिखाओ। बच्चों को डिस्कस करने के, एक दूसरे के साथ ग्रुप में बैठ करके सिखाओ। उसको वार्तालाप मानी संवाद करके सिखाओ, एक दूसरे से वो बात करके ज़्यादा से ज़्यादा वो रिसर्च खोजना सीखेगा। कैसे बच्चा कुछ न कुछ सर्च करके खोज करके सीख रहा है और वो कहाँ पे उसको प्रयोग में ला रहा है कि नहीं ला रहा है। और आप टूर पे ले जाओ, फील्ड ट्रिप पे ले जाओ, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टूर पे ले जाओ, उसको ले जाओ तो उस ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखने को मिलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। ये क्या बोल रहा है, NEP आपका 2020 बोल रही है। ठीक है। आगे चलते हैं। ये किसका है, NEP 2020 का है। NEP 2020 का है, किसका है, NEP 2020 का है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आपको बच्चों को रोल प्ले के माध्यम से अन्वेषक बच्चे को खोजकर्ता के रूप में, कैसे, खोजकर्ता के रूप में, अन्वेषक के रूप में बच्चे कुछ न कुछ नया सीखते रहे, कुछ न कुछ क्रिएटिविटी तरह से सीखते रहे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ तक आज हम लोग थियरी करे थे, थियरी के बाद अब क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका EVS के शिक्षण के लिए अपनी विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, उस निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। अब तुल्यकालिक जो होता है, सिंक्रोनस होता है। अब उसको क्या होता है, आप जरा सा इसको समझ लीजिए। सिंक्रोनस होता क्या है, ये क्या होता है, जो क्या होता है, मान लो जैसे जो सिंक्रोनस जो उसी समय होता है, क्या होता है, जो उसी समय होता है, उसी समय होता है। जैसे आप वीडियो कॉलिंग पर देखते हो, किस पे देखते हो, वीडियो कॉलिंग पर तुरंत वीडियो
क्या होता है, उसी समय पर होता है जिससे सूचना का आदान प्रदान, सूचना का तेजी से आदान प्रदान, तेजी से आदान प्रदान, आदान प्रदान क्या होता है, सूचना का तेजी से आदान प्रदान होता है। जैसे आप देखते हो, क्या हो, देखते हो कि जैसे आप वीडियो कॉलिंग में देखते हो, किस में देखते हो, वीडियो कॉलिंग में देखते हो, क्या होते हैं, वीडियो कॉलिंग में देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, तो जो सूचना होता है, आप कमेंट करते हो कुछ ना, वो क्या होता है, सूचना का आप तुरंत उसी समय तेजी से आदान प्रदान, आप क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं वो सब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हो सकता है और उसी समय रिएक्ट होता है, उसे क्या क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है कि या फोन कॉल प्री रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इसमें ये फोन कॉल है प्री रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो इसमें नहीं हो जाएगा, ये तत्काल उसी समय, तात्कालिक, जो तुल्यकालिक उसी समय की जो घटना होती है उसको बोलते हैं। अब ईमेल पे आप किसी को बोल देते हो और मीडिया आप पोस्ट, मीडिया पे सोशल मीडिया पोस्ट करते हो तो उसके बाद रिएक्ट आता है, तो ये नहीं हो जाएगा। और त्वरित संवेदन, ब्लॉग, टेलीकास्ट, ये नहीं होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, टेलीफोन, ये हो जाएगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुल्यकालिक सिंक्रोनस होता है कि जो आपको तुरंत ही आपको रिप्लाई कर दें। जैसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करोगे तो उस साइड वीडियो कॉल करते हो तो उस एक साइड से आप कुछ बोलोगे तो अगला आदमी आपको कुछ उत्तर देता है कि नहीं देता है, देता है। ऑनलाइन चैट करोगे, आप जो किसी से हेलो सोना बाबू करते हो तो आप उस साइड से इधर जैसे ही मैसेज लिखोगे उधर से भी सोना बाबू का मैसेज आता रहता है। अब फोन कॉल पे आप कुछ बातें करते रहोगे और उधर से भी कुछ बातें आपका रिप्लाई आते रहेगी, हाँ मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब बातें तुरंत होती रहती है, तो इसे क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक बोलते हैं, सिंक्रोनस बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, आपका क्वेश्चन पढ़िए, आगे वाले पेज पे आपका ऑप्शन है कि एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है। जो एक अंडा होता है वो पानी के गिलास में क्या होता है, डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। लेकिन पानी में जब पानी में नमक मिला दोगे तो वो अंडा क्या करता है, तैरता रहता है। अब विद्यार्थियों से पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है, वो विद्यार्थियों से पूछेगी और सबसे ज़्यादा उपयुक्त व्याख्या क्या होगी। ठीक है, अब प्रत्येक विद्यार्थी को पानी के विभिन्न वस्तुएं डालकर निष्कर्ष निकालने के लिए, कि जितने विद्यार्थी हैं सबको दे दे कि पानी में आप कुछ न कुछ वस्तु डालते रहो, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है वो निकालने के लिए दे दे। और आपका ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि पानी के घनत्व यानी डेंसिटी के कारण अंडा तैरता है, या तो इसका कारण ये हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। आप बोल दो बच्चा नहीं अरे अभी ये मत आप सीखो, आप जब बड़ी कक्षा में हो जाओगे तो ऑटोमेटिक इसके बारे में सीख जाओगे, ऐसा करके छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए आपका। और चौथा बोल रहा है कि अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। आप उसको अवलोकन ऑब्जर्व करो कि नहीं ये अगर डूब रहा है तो क्यों डूब रहा है, उसका अवलोकन करो, उसका परीक्षण करो। इसका तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कथन और कारक है कि ईवीएस के आधारित, ईवीएस के अधिगम में अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के उन्मुख होने की आवश्यकता है। क्या इसके उन्मुख होने की आवश्यकता है। आगे बोल रहा है कि कारण क्या बोल रहा है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के अधिगम के परिणामों का प्राप्त करने की संभावना होती है। जो विभिन्न प्रक्रिया कौशल होती है उसके माध्यम से आप जो ईवीएस इन्वायरमेंट का अधिगम है उसके परिणाम को प्राप्त कर सकते हो, क्या ये बोल रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि ये गलत है परंतु आर सही है। दूसरा ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। क्योंकि ईवीएस को जब आप अधिगम करोगे, उसका अवलोकन करोगे, उसका क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे और उसकी पहचान करके वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल का उन्मुख उसकी तरफ आगे आवश्यकता हो सकती है। तो आपका कारण भी करा है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल को प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस अधिगम परिणामों को प्राप्त करने की संभावना होती है। तो ये और बी दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही हो रही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है कि शोभित, आपका इस पे थोड़ा क्वेश्चन बड़े बड़े थे इसलिए हमने 2 पेज पे रखा है, कि क्या बोल रहा है, शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते, यानी गोटी समझते हो आप, जो कंचे होते हैं, गांव में कंचे बोलते हैं, खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, कि लड़की अलग गोटियां खेल रही हैं और लड़के क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं, लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण उद्देश्य में से घटना को सम्मिलित है? कि ये देखो पूर्वाग्रह को दर्शाया जा रहा है, किसको दर्शाया जा रहा है, आपको जरा सा देखना है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यह उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित कर रहा है, कि बच्चों को उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच है, और ये व्यापक संस्कृति नजरिया और सौंदर्य के बारे में संवेदना, कि नहीं लड़कियां सुंदर हैं तो वो क्रिकेट खेलेंगी तो उनकी थोड़ा सा जो लीपा पोती करती हैं वो बिगड़ जाएगा, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। वो अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ बिल्कुल सही कह रही हैं, ये भी आपका सही हो रहा है। और चौथा कह रहा है कि सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनने के संज्ञानात्मक क्षमता की विकसित करना, तो आपका बी गलत हो जाएगा, बी जिसमें रहेगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। क्या हो जाएगा, ए, सी और डी। क्या लड़कियां कमजोर होती हैं इसलिए क्रिकेट खेलती हैं, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष ऋतुओं और प्रस्तावित करना चाहिए। ऋतु की कौन कौन सी ऋतु है, अब निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तम शिक्षण शास्त्री युक्ति होगा, मतलब वो कौन सा सबसे ज्यादा शिक्षण शास्त्री युक्ति होगा। अब क्या करोगे, संप्रत्यय ऋतुओं समझने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग करोगे, कि नहीं देखो ऋतु ऐसे ऐसे होती है, उसको चार्ट या संप्रत्यय के माध्यम से प्रयोग कर दोगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि क्या कह रहा है कि श्यामपट्ट पर लिखे विषय ऋतुओं को बाद में समझाने के लिए ऋतुओं का वीडियो का उपयोग करोगे, कि आप वीडियो दिखा के बच्चों को दिखा दो। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग करोगे। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है ऋतुओं को विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग करोगे। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कि देखो भैया, इस समय में यदि गर्मी आ गई है तो उसमें थोड़ा सा आप हल्का कपड़ा उपड़ा भोजन करते हैं, और पहनने के वस्त्र, ठंडी आ गई आप स्वेटर वेटर पहनते हैं, तो आप ये ऋतु के बारे में बताओगे। ठंडी आ गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटर वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसको कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि वो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो बच्चा उसमें ज़्यादा रुचि लेगा और ज़्यादा जल्दी उसको सीख भी जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहता है। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं, जबकि कुछ 6 बनाते हैं, कुछ 8 बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? कोई अध्यापक है वो बोल रहा है कि भैया आप लोग चींटी का चित्र बनाओ, तो कोई बच्चा कितना बनाता है, 4 बनाता है, कोई 6 बनाता है, कोई 8 बनाता है। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का, यह कहना चाहिए कि चींटी की 6 पैर होते हैं और या 4 8 नहीं होते हैं। क्या आप ऐसा कहोगे? ऑप्शन नंबर बी, यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों को 6 पैर में वे सही है और बाकी विद्यार्थी गलत हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हें चींटी की चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। और ऑप्शन डी कह रहा है उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी की पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। आवर्धक लेंस दोगे तो बच्चों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छे से देख पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, उसमें चींटी की पैरों की संख्या कितनी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रैक्टिकल करके सीख जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक अंग है जो सतत चलता है। क्या है? जो शिक्षण अधिगम की एक प्रक्रिया का अंग है जो लगातार चलता रहता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि विद्यार्थियों को उपलब्धि स्तर तथा उनके क्या नहीं आता इसके बारे में अवगत कराता है, कि विद्यार्थियों ने कितना उपलब्धि स्तर कितना सीखा है और कुछ क्या नहीं सीखा है उसका अवगत कराता है। ऑप्शन सी का सीखने में आई बाधाओं का पता लगा उसे दूर करने में सहायक होता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि विद्यार्थी को सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभव के बारे में अवगत कराता है, कि विद्यार्थी सीखने की प्रवृत्ति क्या है और उसके रुचि क्या है और उसके अनुभव क्या है उसका अनुभव क्या है उसके बारे में पता लगाता है, अवगत कराता है, मतलब हमको बताता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सीखे में आई बाधाओं कि उसमें कहाँ पे कमी आ रही है, उसकी कमियों का पता लगाता है। क्या करता है भैया? कमियों का और तथा कारणों का पता लगाता है, कारणों का पता लगाता है, का पता लगाकर फिर उसके बाद उपचार किया जाता है, फिर उसके बाद में उपचार किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, उसके बाद उसको दूर करने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपका विद्यार्थी को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है, इसलिए आप कौन सा प्रक्रम अनुसरण करेंगे। आपको कौन सा प्रक्रम अनुसरण करना चाहिए? आपको अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में समझाना है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाकर कि और याद करने के लिए कि उसकी परिभाषा क्या होती है और भैया उसको याद कर लो। देखने में ही आपको आंसर गलत लगे, आपको डिफिनेशन रोट मेमोराइजेशन तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्या दीजिएगा। नहीं, ऐसे होते हैं, ऐसे आप लेक्चर तो आप प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। देखो ऐसे ऑप्शन कट रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा करें और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए, उनको बताया कि उनको ये विशेषताएं ऐसे कर रहे हैं। ऑप्शन 4 कह रहा है अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियों का साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय को समझने में सहायता कीजिए। क्या है? तो आप उसके अंतरिक्ष कि यात्रियों की आत्मकथाएं, कहानी मत बताओ, उसको आत्मकथाएं जो उनके बारे में लिखी गई उसको साझा करो और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं उसकी साहिब इंगित करो, बच्चों को सिखाओ। आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यश ने अपने अध्यापक से पूछा कुछ भोजन उत्पादों को पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं। कोई पैकेट भोजन उत्पाद है उस पे हरे हरे गोले हैं। कैसे गोले हैं भैया? उस पे हरे हरे गोले हैं। कैसे हैं? उस पे ऐसे मान लो हरे हरे गोले हैं। अब आगे बता रहा है जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले हैं और कुछ पैकेट पर कैसे हैं? लाल लाल गोले हैं। कैसे हैं? लाल लाल गोले हैं। अब आगे क्या बोल रहा है? अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल मांसाहारी के हैं। जो हरे वाले हैं वो कौन से हैं? वो शाकाहारी हैं। कैसे हैं? वो ये सब कैसे हैं? शाकाहारी हैं। हरे वाले शाकाहारी हैं। कैसे हैं भैया? शाकाहारी हैं। और जो रेड वाले हैं ये सब मांसाहारी हैं। क्या हैं? मांसाहारी हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है को सूचित करता है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी की सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि से निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? वो कौन सी प्रक्रिया करवाना चाह रहा है बच्चों से। ठीक है, अब आगे ऑप्शन है कि क्या है
ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वो उससे पहचान कर रहा है, कल्पना कर रहा है, पूर्वाग्रह कर रहा है या वर्गीकरण। इसमें क्या बोल रहा है, पूर्वाग्रह और वर्गीकरण की कोई बात है, कोई बात है? वो सिर्फ वो कल्पना करने के बारे में बता नहीं रहा है ना पूर्वाग्रह, वो सिर्फ ये बोल रहा है उसकी पहचान करो और उसको वर्गीकरण अलग अलग कर लो। इसमें मांसाहारी है, हरे वाले में कौन सा है, हरे में शाकाहारी है, और लाल में जो लाल कलर का है उसमें मांसाहारी है। क्या है, मांसाहारी है। तो उसको अलग अलग वर्गीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये आपका ये पूर्वाग्रह कल्पना तो कर नहीं रहा है, जिसमें आपका ए और डी जिसमें होगा तो वही सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए और डी आपका 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है ए और डी। तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ पहचान करके उसको अलग अलग बांट दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बना है। इस गतिविधि में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? जॉन है वो अपनी क्या होता है, अपने हाथों की सहायता से, जैसे कोई आर्ट वाला होता है ना, ऐसे ऐसे करते हैं तो वो जो परछाई होता है उस पर कुछ ना कुछ आर्ट बना रहता है, वो आर्ट बन जाता है। तो वो क्या बोल रहा है, क्या उसे अनुमान लगाने के लिए बोल रहा है, अवलोकन कर रहा है, निष्कर्ष है या वर्णन? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आपको क्या ए बी और डी सही है, ए बी और सी सही है, और तीसरा कह रहा है सी डी सही है, चौथा कह रहा है ए और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा, वो उस पर अनुमान लगा रहा है और उसका अवलोकन, निष्कर्ष, और उसके बाद निष्कर्ष निकाल रहा है इस पर कौन सा जानवर बना है, उसका वर्णन नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, वर्णन नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन जो डी जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ तक बी है, आपका बी सही हो जाएगा। उस पर वर्णन थोड़ी कर रहा है, वो सिर्फ उसको पहचान करके कौन सी गतिविधि का प्रयोग कर रहा है, कौन सी प्रक्रियाएं उसमें शामिल है, उसके लिए पूछ रहा है। वो उसे वर्णन नहीं करने के लिए बोल रहा है कि आप इसके बारे में बताओ, वर्णन करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत, इंटीग्रेटेड संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है, किसे दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान अध्ययन से पूरी जानकारी। ऑप्शन बी कह रहा है सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि इसको एकीकृत, इंटीग्रेटेड करके पढ़ाना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीग्रेटेड करके पढ़ाना चाहिए। तो आपको पता ही है कि इसमें आपका SST भी आता है, SST भी आता है, प्लस साइंस आता है CIENC, और क्या आता है EVS आता है। इसको क्या सबको एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। कैसे? इसको सबको एकीकृत विधि से पढ़ाना चाहिए। तो आपका किसमें है? विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन एवं EVS को पूरी जानकारी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रीनी ने अध्यापक से पूछा, रीनी नाम का कोई छात्र है, छात्रा है, वो अध्यापक से पूछा कि पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं होते हैं? जो पौधों के तने होते हैं, जो डाली होते हैं, वो ऐसे ऐसे क्यों होते हैं? क्या ऐसे ऐसे क्यों होते हैं? वो ऐसे क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, चौकोर क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं। तब अब अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इसके बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे, कि जो आप बड़ी कक्षाओं में चले जाओगे उसके बाद सीखोगे। पहले ही ऑप्शन गलत है। आप बच्चे को वहीं पे बचाओ, बच्चे का सॉल्यूशन क्या है उसको बताओ, कि नहीं ये नहीं कि आप बड़े कक्षा में पहुंच जाओगे तब इसके बारे में सीखोगे। ऑप्शन बी कह रहा है अध्यापक को विद्यार्थी को समझाना चाहिए कि गोल तना के कारण गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या ऐसा कोई इसका लॉजिक बन ही नहीं रहा है, सीधा सीधा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अध्यापक को विद्यार्थियों को तने के गोल आकार होने के बारे में सोचने के बारे में आप कह सकते हो। हाँ, कि आप लोग भी थोड़ा सा थिंकिंग का प्रयोग करो और आप भी सोचो कि वो गोल क्यों होता है।
ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए, उसको जाके कनेक्ट करके, उसको मतलब दिखा के, ताकि वो तने का आकार देखने के लिए कहना चाहिए कि हाँ सभी जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके तने के बारे में आप देख लो, तब उसके बारे में आप कहो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही हो जाएगा। आपका दोनों सही हो रहा है। और सी और डी किस ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अच्छा इसमें नहीं, ऑप्शन 3 में सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं? जो आप पर्यावरण पढ़ा रहे हो उसमें कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी, इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी होगी? क्या आपको पता है चाक एवं टॉक विधि, जो बोलते हैं लिखते और लिखते रहो बोलते रहें। आप लेक्चर्ड मेथड पर आ गए, भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले, और आप स्टोरी सुना करके, इसमें सबसे महत्व क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा? आप इसमें आप क्या कर सकते हो? आप जब ईवीएस की कहानी पढ़ा सकते हो तो आप क्या करोगे? आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तो रोल प्ले करोगे। क्या करोगे? रोल प्ले सिखाओ बच्चों को। आप व्याख्या, लेक्चर मेथड जो करना है, चौक टॉक नहीं, आप बच्चों को स्टोरी सिखा के कर सकते हो। तो आपका सी और डी जिसमें होगा तो वही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सी और डी सही हो जाएगा। आप बच्चों को लेक्चर के माध्यम से बिल्कुल बच्चों को सिर्फ आप व्याख्या देते रहो। लेक्चर मेथड में क्या होता है, बच्चे निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं और वो सक्रिय नहीं रहते क्लास में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख नहीं पाते हैं। इसमें सिर्फ अध्यापक ही एक्टिव रहता है, अध्यापक ही सक्रिय रहता है। फिर अध्यापक बोलता रहेगा, बच्चे निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापन विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। बोल रहे हैं जिसमें आपके मम्मी का वर्णन हो, उसका आप एक कविता पोयम लिख दो। मम्मी अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है, मेरी मम्मी मिष्टी दोई है। मिष्टी दोई ये होता है, एक होता है, पता है क्या होते हैं मिष्टी दोई? ये आपको वेस्ट बंगाल में जिसे मीठी दही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीठी दही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीठी दही बोलते हैं। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप मम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे कि अब बच्चों को, यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं, यहाँ पे यहाँ पे हमने मम्मी पढ़ लिया था, यहाँ पे पम्मी है। क्या है? पम्मी है। क्या है? पम्मी है। पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? अब ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे कि हाँ बच्चों मिष्टी दोई ऐसी ऐसी होती है, सब क्या करो खा लो, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे कि वहाँ की स्थानीय भाषा क्या है, उसमें मिष्टी दोई को क्या कहते हैं। अब तीसरा बोल रहा है कि विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर दिखाएंगे। अच्छा खा नहीं सकते हो, आप देख लो ऐसे ऐसे होता है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है विद्यार्थियों को मिष्टी दोई कैसे बनता है समझाएंगे। क्या बोल रहा है कि आप क्या कैसे बनता है समझाएंगे। तो आपको क्या करना है, तो क्यों आपको अब खिला तो सकते नहीं, आप वहाँ से जाकर दिखा नहीं सकते हो, तो उसको मिष्टी दोई यानी मीठी दही का स्थानीय वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, वहाँ की भाषा में उसको क्या कहते हैं, उसको उस टाइप से आपको बताना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके स्क्रीन के ऊपर। पर्यावरण अध्ययन के समूह चर्चा करना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। क्या होता है? जो पर्यावरण का समूह में ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, इसके सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सर्वोत्तम व्याख्या है, सबसे अच्छा व्याख्या कर रहा है? देखते हैं कथन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है। जो समाज में एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो अधिगम थोड़ा सा सरल हो जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि विचार और अनुभव दूसरे के साथ साझा किए जाते हैं। जो विचार होते हैं और अनुभव होते हैं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ऑप्शन 3 कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र होता है। कि आप
कुछ भी व्यक्त कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिक्रिया के बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है। कोई आप क्रिया नहीं करो तो तब तक आप आलोचना को स्वीकार कर लो। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर की विचार और अनुभव दूसरे के साथ साझा किए जाते हैं। आपके विचार क्या हैं, आपके एक्सपीरियंस क्या हैं, उसको एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके स्क्रीन के ऊपर। देखो, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले कर जाते हैं, आपको जू में घूमने के लिए ले जाते हैं। किसमें? जू में आपको उसको फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं, घूमने के लिए, घुमाने के लिए ले जाते हैं। किसके लिए? घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, उसको कौन सा उद्देश्य है, वो बच्चों को आखिर क्यों ले जा रहे हैं घुमाने के लिए? ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चों को जानवरों को संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, कि बच्चों का जानवरों को कैसे संरक्षण करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, उनको पीटना नहीं चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों को मज़ेदार तरीक़ों से सीखने का मौका देना, कि वहाँ बच्चे मज़ेदार सीखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच में परस्पर संबंध स्थापित करना। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। क्या है कि आपको पता है जब वास्तविक जीवन की परिस्थिति आ जाए तो उससे बेटर ऑप्शन उसके पास आपको कोई हो ही नहीं सकता है। उसके वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो इससे बेहतर आपका ऑप्शन ही नहीं हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, जिससे आप कुछ न कुछ उसमें से खोज सको, कुछ अन्वेषक के बारे में। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल का विकास नहीं है, आपको यही देखना है कि नहीं है। यदि आप थोड़ा सा होगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो क्या वो प्रदर्शन कौशल के बारे में वो मतलब नहीं है, या अवलोकन के बारे में, या रचनात्मक क्रिएटिविटी के बारे में, या श्रवण कौशल के बारे में? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? तो वो जो पर्यावरण कुछ खोज के बारे में पूछ रही है, तो वो जब कुछ खोज करेगी तो अवलोकन ऑब्जर्व तो करेगी, बिल्कुल करेगी, और उसका जो रचना क्रिएटिविटी कुछ बिल्कुल आएगा, श्रवण करेगी। लेकिन प्रदर्शन आपका परफॉर्मेंस, उसमें प्रदर्शन परफॉर्मेंस स्किल का इसकी कहाँ बात है, उसमें परफॉर्मेंस प्रदर्शन की कोई बात ही नहीं आ रही है। वो सिर्फ पर्यावरण की खोजपूर्ण क्या प्रश्न पूछ रहा है, उसमें आप प्रदर्शन कर ही नहीं सकते हो। परफॉर्मेंस आप पूछ सकते हो, आप हमारे इतना परफॉर्मेंस है, ये है, आप दिखा ही नहीं सकते हैं। तो आपका नहीं पूछा है तो निगेटिव का भाई ये हो जाएगा, इसलिए आपका यही गलत हो जाएगा। तो पूछा हमसे गलत है, इसलिए गलत वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? आप समस्या समाधान के कौन कौन से गुण हैं? क्या सृजन है, चयन है, भाषण है, लेखन है? तो आपको इधर नीचे दिया गया है कि सही विकल्पों का चयन कीजिए। क्या ए और बी है, दूसरा सी और डी है, तीसरा ए और डी है, चौथा बी और डी है? आपको समस्या समाधान ढूंढना है। क्या ढूंढना है? समस्या समाधान। आपको यदि कोई सी समस्या का समाधान करोगे तो आप स्पीच भाषण देकर करोगे, नहीं हमारे समस्याएं हैं, हम भैया उस पर लेक्चर दे रहे हैं, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये तो आप या तो आप समस्या का समाधान उसमें, हाँ हमें समस्या का समाधान है, लिख लिख करके उसको कर सकते हो, नहीं आप ये भी गलत हो जाएगा। तो आप उसको सेलेक्ट करो, उसको क्रिएटिविटी करो, उसको चयन करो, हाँ ये समस्या है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका यही पहला और दूसरा सही हो जाएगा। जो पहला और दूसरा जिसमें रहेगा वही सही हो जाएगा, ए और बी। आपका ए और बी पहले भी है तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है, क्योंकि जो देखने में आकर्षक अपनी तरफ आकर्षित करें। ठीक है, वो क्या होता है? अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं उनको सभी सक्रिय एक्टिव रखते हैं। अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, कि हाँ अधिगम को समझने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि शिक्षकों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, कि जो शिक्षक होते हैं पढ़ाने में वो क्या करते हैं, उसको उसकी जो प्रोसेस होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है
विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? क्या विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? वो क्या करते हैं? जो आकर्षक होता है तो अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। क्या करते हैं? अधिगम को ज़्यादा से ज़्यादा अर्थपूर्ण बनाते हैं। आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने में, अर्थपूर्ण, उसको जब भी कोई भी बात आप पढ़ो या सीखो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ उसका ग्रहण कर सको, अर्थ उसका से ज़्यादा समझ सको, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य की पहचान, जो पहेलियां होती हैं उसको क्यों सम्मिलित किया जाता है आपके पाठ्य पुस्तक में? किसमें? पाठ्य पुस्तक में क्यों पहेलियां को शामिल किया जाता है? क्यों शामिल किया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन भरा है छात्रों को भ्रमित करने के लिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करने के लिए, छात्रों को भ्रमित करना था उसे, बिल्कुल नहीं। छात्रों को खेल खिलाना, आपको बच्चों को खेल खेलने के लिए नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है उसकी जो तर्क क्षमता है वो विकसित करने के लिए, क्या होता है? विकसित करने के लिए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर रहा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है आपके स्क्रीन के ऊपर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न संकेत करते हैं कि जब आप बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो क्या संकेत करते हैं कि छात्रों की जिज्ञासा के, हाँ वो ज़्यादा क्यूरियस है, क्यूरियसिटी है, वो ज़्यादा पूछने, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि छात्रों की समझ में अंतर, क्या उसके समझ में अंतर है। सी कह रहा है कि शिक्षक की क्षमता के, इसमें क्या शिक्षक की क्षमता के कि नहीं, शिक्षक की क्षमता है बताने के लायक कि नहीं। तो ये आपका ऑप्शन यही गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। तो आपका पहला ही आंसर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद।